अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी आप में से कितने बच्चे FAR 1 में भी बैठे हुए थे? अच्छा, सवाल चेंज। कितने हैं जो भी FAR 1 में नहीं थे? नहीं नहीं, FAR 1 पूछ रहा हूं। यहां फिर कोई नहीं हाथ उठाता यार। अच्छा, सवाल मैंने क्या पूछा था? FAR 1 में नहीं थे। ओके। अच्छा, जो FAR 2 वाले हैं वो तो पुराने बच्चे हैं, तो घाट घाट का पानी पी चुके, जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव देख चुके, तो उनको तो खैर जज्बाती करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन चूंकि अभी कुछ बच्चे हैं जो FAR 1 में नहीं थे, तो कुछ तो खैर वही बातें हैं, मतलब वो शेर तो वही वाला सुनाऊंगा ही, और थोड़ा सा माँ बाप के लिए भी जज्बाती कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी बताता हूँ। और चूंकि कॉस्ट में काम ज़्यादा करना है मुझे, तो तकरीबन आधी क्लास में बात समेट के फिर पढ़ा भी रहा हूँ। जी जी, आज इंशाल्लाह आज। कैफ 3 बनता है, नाम इसका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, CM में है पेपर कैफ 3। ये पेपर किसी दौर में कैफ 8 हुआ करता था, और उसके बाद फिर कैफ 3 हो गया था, तो कुछ अरसे तो इसका लेवल थोड़ा कम रहा, लेकिन पिछले 1 साल में इसका लेवल वापस ऊपर बढ़ गया। तो ये कैफ का मुश्किल तरीन पेपर है, हाँ कह सकते हैं कि कैफ का ये मुश्किल तरीन पेपर है। कॉस्ट क्या होती है? खर्चा, बिल्कुल सही है। आप आज कॉलेज आए तो आज ही के आज दिन में आपके खर्चे हुए होंगे। अगर चिंची पे आए हैं या और किसी सवारी पे आए हैं तो सवारी का खर्चा, टिकट का खर्चा। अगर अपनी सवारी पे आए हैं तो पेट्रोल का खर्चा है, और चल के आए हैं तो है? फिर इसके बाद फिर शायद रोटी पानी ज्यादा होगा, उसका खर्चा पड़ेगा। फिर आप लोगों ने फीस दी है, और फीस दी है तो अंदर आए हैं, उसके बगैर तो शायद अंदर नहीं आने देते। या भी कुछ दिनों की गुंजाइश मिलेगी? है भी गुंजाइश? अच्छा, अभी है। कुछ शक्लें होती हैं भरोसा करने वाली, सबको नहीं गुंजाइश देते। तो फीस का खर्चा पड़ चुका होगा। कितनी फीस है? अच्छा, और फिर इसके अलावा आपने अगर छोटे बहन भाइयों की स्कूल की कॉपियां नहीं पकड़ी हैं, रजिस्टर खरीदे हैं, तो रजिस्टर नॉर्मली कितने का मिल जाता है? 50 रुपए का? अच्छा, 400 का। अच्छा, 400, 300-400 का रजिस्टर मिल जाता है। कैलकुलेटर नॉर्मली कितने का आता है? 1500। 1500 1500। और अगर ये सारे खर्चे गिनना शुरू करें, जब से आपके वालिदैन को लगा कि बच्चे में दम है और वो CA कर सकता है, तो वहां से फिर आप खर्चों का हिसाब लगाना शुरू करें, तो PRC की फीस जिस भी कॉलेज से पढ़ा हो आपने, तो मेरे ख्याल में लाख तक चली जाती है बात, एग्जाम फीस वगैरह मिला के ना, मतलब लाख से ऊपर निकल गई बात। चले, लाख से ऊपर निकल गई। फिर आप में से ज्यादातर बच्चे दूसरे शहरों के हैं, और उन शहरों से आए हैं आप, तो यहाँ एक अपना फैमिली घर तो होगा ही ना, एक बड़ा कोठी तो होगी नहीं, है ना, हवेली तो होगी यहाँ। या अगर रोजाना आते जाते हैं तो हेलीकॉप्टर तो होगा पास? नहीं? अरे नहीं है। तो आप हॉस्टल में रह रहे हैं, और हॉस्टल अगर दूर है तो आने जाने का किराया भी मिला लें साथ, या अगर अपने घर से आते जाते हैं तो उसका भी किराया लग रहा है। अब चूंकि आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, तो इसमें हमने खर्चों का रिकॉर्ड रखना, फिर उन खर्चों की बुनियाद पर डिसीजंस लेना, ये सीखना है। आपके अम्मा अब्बा ने जब ये फैसला किया होगा कि CA कराना है बच्चे को, तो कुछ तो खैर ऐसे भी हो सकते हैं, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पेरेंट्स को ना पता हो और बच्चे ने खुद ही फैसला करके वो खुद ही आगे आया हो, पेरेंट्स ने पूछा भी ना हो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा। तो ज्यादातर की बात कर रहा हूं कि ज्यादातर पेरेंट्स ने फैसला किया होगा कि CA करना है। अच्छा, उन्होंने
जो भी फैसला किया होगा, मेरा जाती अंदाजा ये है कि उन्होंने फाइनेंशियली सोच के डिसीजन किया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घर है, तो कारोबार तो बच्चे को करा नहीं सकते, और इंजीनियर डॉक्टर बनने के काबिल नहीं रहा अब, तो मतलब नंबर कम आए ना, नंबर कम आए हैं। तो अब वो जब पूछा इधर उधर लोगों से, तो किसी ने कहा जी कि सीए करा देते हैं। तो आपके वालिदैन ने आपके लिए अगर इस कोर्स को चुना होगा, तो उन्होंने भी एक डिसीजन ही लिया, और वो भी फाइनेंशियली सोच के लिया। हो सकता है किसी के पास अभी तक कोई जमा पूंजी हो सकता है किसी ने उधार पकड़ा हो। अच्छा हाँ, उधार से याद आया कि अभी चूंकि शुरू शुरू की बातें शायद किसी को याद रह जाए, अगर किसी के घर वालों ने उधार पकड़ा है ना, तो इस चीज पे जरा थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेट करें और ये तसल्ली कर लें कि वो किसी से सूद पे लिया हुआ कर्जा तो नहीं है। आलो के पहले ही दिन आपको, अच्छा कुछ बच्चों को तो खैर पहले दिन मुझे देखते ही शौक लगा होगा, क्योंकि सब लोग जानते नहीं है, नाम सुना होता है, शक्ल नहीं देखी होती, और कुछ लोगों को हुलिया देखते ही जो है ना वो डर लग जाता है। और है क्या हुआ जी? नजदीक से और खूबसूरत है, अच्छा चले ठीक है। तो कुछ बच्चों को डर लग जाता है, और उन बच्चों का कसूर नहीं है, वो कुछ वाकयात ही ऐसे हैं कि वो डर जाते हैं लोग। मैं ना, हाँ, वो वाकयात से याद आया, मैं एक दफा अबू की कब्र से आ रहा था घर, तो एक सुनसान गली थी, गली में पैदल चल रहा था। अब दोपहर का वक्त है, सुनसान गली है और कोई नहीं है गली में, तो सामने से ना अपोजिट साइड से खातून और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन चल रहा था, मतलब उंगली पकड़ के चल रहा था। अब वो अपोजिट साइड से आ रही हैं, मतलब मैं सड़क के इस तरफ हूं, तो वो इस साइड से आ रही हैं, तो उनका बच्चा ना इधर आउटर साइड पे है। जब मेरे करीब से गुजरी ना, तो उन्होंने बच्चे को ना इस तरफ कर लिया। तो पता नहीं क्यों किया, लेकिन बहरहाल एक जेस्चर था, उन्होंने बच्चे को इस तरफ कर लिया। तो बस कुछ लोग जो है ना वो हुलिया को देख के डर जाते हैं। तो इसलिए पहले दिन तो मेरे लिए बात जरा थोड़ी मुश्किल है करनी, लेकिन इसलिए कर रहा हूं कि शायद याद रह जाए। आप इस चीज को जरूर देखिएगा कि वो कर्जा सूद पे तो नहीं लिया हुआ, अगर ऐसा है तो उसको खत्म करें, खैर नहीं होती उसके अंदर। तो इसको जरा इन्वेस्टिगेट करिएगा कि अगर सूद पे कर्जा उठा के तो नहीं पढ़ा रहे आपको, तो इसको लिए कोई और हल निकालें। खैर ये तो बीच में बात आ गई थी। तो आपके अम्मा अब्बा ने हो सकता है कि कर्जा उठाया हो सकता है कि जमा पूंजी हो, और हो सकता है कि कुछ चीजें बेची हों, और आपको यहां पर उन्होंने भेज दिया। जो लोग लाहौर के भी रहने वाले हैं, चूंकि सीए में 100% तो नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे वो भी हैं जो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से सीए नहीं कर रहे होते, कुछ का हो सकता है फैमिली बिजनेस हो, और वो सिर्फ और सिर्फ बस वैसे ही इस पढ़ाई में इंटरेस्ट की वजह से इसको कर रहे हो, जाके वापस फैमिली बिजनेस ही कर रहे हो, होते हैं इस तरह के बच्चे। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है ना वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और एक्सट्रीमली लो क्लास, बहुत दूर दराज के इलाके, गांव देहात वगैरह, जहां पर बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, मजदूर फैमिली, और बिल्कुल जो लोअर तबका होता है ना, मतलब ये बिल्कुल जो मजदूर तबका है, कहीं मजदूरी करते हैं, कहीं सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उस तबके के बच्चे पढ़ने आते हैं। अच्छा, पहली नसीहत तो इन बच्चों को ये है कि अगर आपके अम्मा अब्बा हलाल कमा के आपको खिला रहे हैं ना, तो अपने अब्बा के प्रोफेशन पे कभी शर्मिंदा ना होना। मैंने ये नोट किया है कि कुछ बच्चे कभी बताते हुए ना कि अब्बू क्या करते हैं, काम है, प्राइवेट काम है, तफसील पता चली तो पता चलेगा जी सिक्योरिटी गार्ड है, और उनको वो गार्ड कहते हुए बच्चे को शर्म आ रही थी। ये नहीं करना। आपके माँ बाप अगर आपको हलाल खिला रहे हैं तो आपको फख्र होना चाहिए उनके काम पे, शर्मिंदा नहीं होना कभी इस बात पे। अगर आपके अब्बा जी जो हैं वो रक्षा चलाते हैं, या बाकायदा जो जो मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, तो इस पे बेटे कभी शर्मिंदा नहीं होना। कभी ये बात आपको ये सोचना दे कि शायद आप कमतर हैं, नहीं, इस घटिया सोच को निकाल देना अंदर से, और अपने अम्मा अब्बा अगर हलाल खिलाते हैं तो वो जो भी मेहनत कर रहे हैं उस पर फख्र ही रखना दिल से। तो चूंकि मेजॉरिटी लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और बहुत ही पसमानदा तबके से होते हैं, छोटे छोटे शहरों से बच्चे, चूंकि पढ़ाई में अच्छा होता है तो वो फिर बच्चे को पढ़ने यहां भेज देते हैं। तो आपको यहां भेजा है आपके वालिदैन ने एक चांस लेके, और वो चांस आपके छोटे बहन भाइयों का फ्यूचर का भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके छोटे बहन भाई हैं और उनके लिए रिसोर्सेज नहीं बचे, तो आपके अम्मा अब्बा ने एक ही जमीन थी वो बेच के तो आपको यहां भेजा है। ये सारी बातें बताने का ना आपको पहले दिन मेरा मकसद ये होता है कि आप हैं जवान बच्चे, और आपकी जो जवानियां हैं वो अरूज में चढ़ी हुई हैं इस वक्त, और आपको कॉलेज की जिंदगी में
और मोस्ट इंपॉर्टेंटली घर से दूर की जिंदगी में, हॉस्टल की जो कि तकरीबन एक आजाद जिंदगी है, आपके पास वक्त भी है, ताकत, जवानी, एनर्जी भी है, ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं, और सोने पे सुहागा आपके हॉस्टल के दोस्त भी हैं जो हर दम तैयार हैं कि आपको फौरन के फौरन आपके पढ़ाई के मकसद से हटाएं, आप आवारागर्दियों में लगें और बहुत सारे खुराफात में लगें, और आप उस काम को भूल जाएं जिस काम पे भरोसा करके आपके पेरेंट्स ने आपको यहां भेजा हुआ है। तो आपको सिर्फ ये रियलाइज करवाना था मेरा मकसद कि आपके पेरेंट्स या जो भी कमाने वाला है, हो सकता है किसी के पेरेंट्स हयात ना हो, बड़ा बहन भाई हो। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके वालिदैन नहीं थे, तो उसके बड़े भाई ने, बहुत पुरानी बात है, शादी भी नहीं की थी क्योंकि वो छोटे भाई को पढ़ा रहा था। आलो के ये कोई खास जस्टिफिकेशन नहीं है, रिस्क अल्लाह नहीं देना है, लेकिन बहरहाल उनके घर के हालात वो जानते होंगे। मैं आपको बता ये रहा हूं कि उस बड़े भाई की भी कितनी कुर्बानी थी। फिर हो सकता है आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जिसके फादर ना हो, तो वालदा किसी भी तरह कुछ या तो काम करके या किसी का एहसान बर्दाश्त करके आप लोगों की खातिर सरवाइव कर रहे हो। किसी के हो सकता है कोई चचा, मामू, ताया वगैरह वो सपोर्ट कर रहे हो, बड़े बहन भाई सपोर्ट कर रहे हो सकता है कोई हॉस्टल भी अफोर्ड ना कर सकता हो और यहाँ पर किसी रिश्तेदार के घर रह रहा हो, और जो रिश्तेदार के घर रह रहा है शायद उसको अंदाजा हो, अगर वो गहरा सोचता है, तो किसी रिश्तेदार के घर अपना बच्चा छोड़ना ये अलग टेंशन होती है। ना सिर्फ ये कि टेंशन होती है, और बहुत सारे मसाइल भी जन्म लेते हैं इससे। तो इन शॉर्ट, आपके घर वालों का आपको सीए में भेजने का फैसला बहुत मुश्किल और बहुत कुर्बानियों वाला है। अच्छा, वो बदले में आपसे चाहते क्या है? वो बदले में आपसे चाहते ही हैं, उम्मीद ये रखते हैं, दुआएं भी करते होंगे कि आप टाइम जाया ना करें, और जो आपका मेन मकसद है, देखें आप ना अभी अमानतदार हैं, आपके पास आपके वालिदैन या जो भी सपोर्ट करने वाले हैं, उनका दिया हुआ वक्त, उनका दिया हुआ पैसा, ये आपके पास अमानत है, आप अमानतदार हैं। तो वो आपसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि आप उस अमानत में खयानत ना करें और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। बाकी ये कौन है, शक्ल है, वाप साहब है जी, कहना है कुछ क्लास में? मैं कंटिन्यू करूं? इसको रोकिएगा नूर। यार इतना माहौल बनाया था, बताइए बता क्या रहा था? हाँ जी, मैं ये बता रहा था कि आपके जो भी सपोर्ट करने वाले हैं, माँ बाप हैं, बड़े बहन भाई हैं, कोई और रिश्तेदार है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी सपोर्ट आपके पास अमानत है, और आपसे ये रिक्वायर्ड है कि आप अपनी जो कंपनी है उसको जरा मुहतात रह के चुने, और अगर फिर भी चलो बन गए दोस्त यार, तो बजाय इसके कि वो आपको खराबियों की तरफ खींच के ले जाएं, आप उनको खराबियों से दूर रखने, हो सकता है आप ही खराब करने वाले हों, लेकिन एक दूसरे की फिक्र में रहें। और अभी शुरू की क्लासेस में मैं ज्यादा टेंशन नहीं देता, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर जो मेरे बारे में बच्चे जानते भी हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं झंझोड़ना भी शुरू करता हूं। लेकिन अभी मैं इसको सिर्फ नेकी बदी के लिहाज से नहीं कह रहा, आपके पढ़ाई के, आज मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आपकी पढ़ाई के एतबार से, तो आपकी पढ़ाई के एतबार से जो आपके घर वालों ने आपको भरोसा करके यहां भेजा हुआ है, उसकी अमानतदारी ये है कि आप अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी रखें, क्योंकि आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट सेकेंडरी है। अगर आप पढ़ नहीं रहे ना तो आप फेल हैं। अगर किसी वजह से पास हो भी गए, लेकिन आप उस अमानत में फेल हो गए जिसके लिए आपको भेजा आपके वालिदैन ने। तो इसलिए बार बार एहसास दिलाता भी रहूंगा मौका देख के, लेकिन पहले दिन ये बात करनी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि पहले दिन कहीं भी बातें कुछ ना कुछ याद रह जाती हैं। तो आपके पेरेंट्स की तरफ से बहुत शदीद कुर्बानियों के बाद आप यहाँ पहुंचे हुए हैं, और आप में से चूंकि कुछ FAR 2 के पुराने बच्चे भी हैं और काफी सारे FAR 1 में भी थे, तो कुछ के लिए तो ये रिपीट ही है, लेकिन कुछ नए लोग भी हैं। तो मैं पहली क्लास में एक शेर सुनाया करता हूं जो मुझे, चूंकि मैं खुद बाप हूं, तो जब माँ बाप बन जाते हैं ना तो फिर बहुत सारी चीजें रियलाइज होती हैं जो बच्चा होते हुए अपने माँ बाप के बारे में नहीं रियलाइज हो रही होती। तो इसलिए ये शेर मुझे मेरे उस्ताद ने सुनाया था FSC में, मैं FC कॉलेज में पढ़ता था 1996, 1996 फर्स्ट ईयर, 46 में नहीं 96 में। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। आप लोग जिस भी क्लास से है ना,
जेवर तो चलो एक सिंबॉलिक चीज है, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि हैं डिफरेंट शक्ल की सही, लेकिन बहुत सारी कुर्बानियां, और एक बहुत बड़ी कुर्बानी जिसको आप फाइनेंशियली मैयर नहीं कर सकते, कुर्बानी नहीं मैं कह रहा, एक मुश्किल, वो आप लोगों को घर से दूर दूसरे शहर में भेजना है। ये एक हर वक्त की फिक्र है, खासतौर पे बच्चियों से रिलेटेड ज्यादा है, लेकिन लड़कों से रिलेटेड भी माँ बाप की एक हर वक्त की फिक्र होती है कि जब आप दूसरे शहर में पढ़ने आए होते हैं, आपको नहीं लग रहा होता, लेकिन जब आप खुद माँ बाप की जगह पहुंचेंगे तो आपको अंदाजा होगा, तो आपके पेरेंट्स, आपके जो भी पालने वाले हैं, उनकी तरफ से बहुत एफर्ट्स हैं तो आप यहां तक पहुंचे। तो आपसे गुजारिश है मेरे बच्चों कि इस एफर्ट का ख्याल रखना, और जिस मकसद के लिए आप आए हैं, पढ़ाई, उसको टॉप प्रायोरिटी रखना। कॉस्ट क्या है, इसके साथ हम क्या करेंगे, फिर एग्जाम आपके साथ क्या करेगा, ये मैं पहले बता चुका कि ये कैफ का सबसे मुश्किल पेपर है। अच्छा, कुछ को हो सकता है थ्योरी मुश्किल लगती हो, लेकिन मैं ज्यादा तादाद की बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल है और मुश्किल है। अब उसके लिए हमारे पास टाइम तकरीबन 4 महीने हैं, टेक्निकली 3.5 महीने, क्योंकि 2 ईदें, तो 3.5-4 महीने का टाइम है, और इसमें कोर्स खत्म करना भी है, और अच्छे से अच्छा समझाना, जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा सकें, कर सकें, वो सब बहुत बड़ा टारगेट है सामने रखा हुआ। अब आपके हवाले से, आपके फायदे के लिए एक बड़ी जरूरी नसीहत कर रहा हूं। मार्केट में, ये एजुकेशन की मार्केट में काफी लोग कॉस्ट पढ़ा रहे होंगे, और आप में से शायद सारे, या चलो सारे ना भी सही, कुछ 70-80% बच्चा तो मुझसे नाम सुन के ही पढ़ने आया होगा। मेरा अंदाजा है कि आप अगर मेरी क्लास में बैठे हैं तो हो सकता है कोई लड़ मर के भी आया हो, कोई लड़ाई भी करनी पड़ी हो, एडमिशन ना मिल रहा हो, तो कोई सिफारिश भी डलवानी पड़ी हो, लेकिन बहरहाल आप मेरा नाम सुन के ही आए हुए हैं, है ना? है ना? अच्छा सुना है ना? हाँ। इवन देन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बड़े सुकून के साथ, जैसे ना वो बच्चे को टीका लगाते थे ना, तो वो डॉक्टर, ये देखो ये कैंडी, देखो वो चिड़िया, तो वो बच्चे को टीका लगा दिया, पता भी नहीं चला, या उसको कोई चॉकलेट दे दी, कैंडी दे दी, किसी तरह बच्चे, छोटा बच्चा होता है ना, उसको बातों में लगा दिया, टीका लगा दिया, पता भी नहीं चलेगा। तो आपको पता लगेगा, आपको लग पता जाएगा। तो आप बेशक मेरा नाम सुन के, मेरी तारीफ सुन के कॉस्ट पढ़ने आ भी गए, फिर भी आपकी मेहनत बहुत ज्यादा है, कॉस्ट बहुत मुश्किल है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत के अंदर क्लासेस का अटेंड करना भी है, टेस्ट देना भी है, होमवर्क करना भी है। ये सब एफर्ट होगी तो मेरी मेहनत और आपकी मेहनत मिलके ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। ये नहीं होगा कि आपको किसी ने कहा बस बस क्लास में बैठ जाओ, बस किसी तरह बस बरकत से पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल मैं एक इंसान हूं, और जो मेरी अप्रोच है पढ़ाने की, वो मेरे हिसाब से बेस्ट है, मतलब मेरी अपनी सोच के मुताबिक। हो सकता है कोई से इख्तलाफ करता हो। जैसे एक टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग, मैं वो कोर्स के तकरीबन दरमियान में पढ़ाता हूं, बल्कि 40% तक कोर्स गुजरा होता है तो फिर मैं प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ाता हूं। हो सकता है कोई टीचर पहले लेक्चर से शुरू करा देते हो सकता है। एक टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैं वो आखिर में कराता हूं, हो सकता है कोई टीचर पहले दिन करा देते हो। तो हर टीचर का अपना एक स्टाइल हो सकता है, हर टीचर की अपनी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। कुछ टीचर ऐसे हो सकते हैं कि जो एक टॉपिक को 3-4 टुकड़ों में तोड़ के पढ़ाते हैं, यानी सेशन स्टार्ट हुआ और एक टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर 3-4 चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर उस चैप्टर पे वापस आ गए, फिर आखिर में फिर उस चैप्टर पे वापस आ गए। तो वो टीचर भी शुगर नहीं लगा रहे होंगे, उनको यही बेहतर लगता होगा। मैं कंप्लीट करा के आगे बढ़ता हूं, यानी मैं कोई चैप्टर आधा छोड़ता नहीं हूं। मैं ये नहीं करता कि 4-5 चैप्टर खोल के चला लिए, थोड़ा पढ़ाया फिर छोड़ दिया फिर अगला चैप्टर, मैं इस तरह नहीं पढ़ाता, मैं एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कराता हूं। हाँ, लेबर के चैप्टर, एक लेबर एक टॉपिक आएगा, उसमें लर्निंग कर्व एक टॉपिक जरूर है, वो मैं बाद में पढ़ाता हूं, अदरवाइज बाकी सब मैं कंप्लीट करा के आगे चलता हूं। तो सबका एक स्टाइल है। अब आप लोग अगर, नींद आ रही है बहुत ज्यादा, आप लोग अगर अपने दोस्तों यारों की बातें सुन सुन के कंपैरिजन करने बैठेंगे ना, तो आप खुद मुश्किल में आ जाएंगे। अगर आप ये कंपैरिजन करेंगे ना कि अच्छा हमारे सर ने 40 लेक्चर्स में इतना पढ़ाया है और फलाने सर ने 40 लेक्चर में तो इतना सारा पढ़ा दिया है, तो हम तो फेल हो जाएंगे। या इस दिन तक हमारे टीचर ने 40 लेक्चर पढ़ाए हैं और उस कॉलेज के टीचर तो 65 लेक्चर पढ़ा चुके हैं।
एंड इंपॉर्टेंट है और कोर्स अच्छा कवर करना इंपॉर्टेंट है। हर टीचर की तरीका तरतीब फर्क हो सकता है, तो आप अगर भरोसा करके आ गए हैं तो भरोसा करके चलना और कंपैरिजन ना करना, क्योंकि कंपैरिजन करोगे, नहीं कंपैरिजन बच्चे डिफरेंट तरह के करते हैं, जब कंपैरिजन करेंगे तो फिर आप मुश्किल में आएंगे। और कुछ बच्चे अपने सीनियर्स के कमेंट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और टीचर्स की बात को वैल्यू नहीं देते हैं। जैसे आपने शायद सुना होगा कॉस्ट का पेपर बहुत मुश्किल आया था, और है डिसीजन मेकिंग का लफ्ज सुना होगा आप लोगों ने कि डिसीजन मेकिंग से सब पेपर आया था। खैर जितना आया था उतना ही आना बनता था। अब उसमें जिन लोगों ने सही नहीं पढ़ा और उनको उम्मीद थी कि चलो 30-35 में तो फेल हो ही जाएंगे, अब जब उनको पेपर देके लगा कि वो तो 15-16 में भी नंबर नहीं ले सकेंगे, तो उन्होंने शोर मचाने के लिए कुछ ना कुछ तो बातें करनी थी। जैसे मुझे जो एक सबसे फनी कमेंट लगा ना, मैं ऐसा सोशल मीडिया पे नहीं हूं लेकिन कभी कोई स्क्रीनशॉट शेयर कर दे तो देख ले, हंस लेता हूं। एक मुझे सबसे फनी कमेंट लगा, किसी बच्चे ने मशवरा दिया हुआ था, सर नासिर नहीं भाई वो तो पास पेपर से प्रैक्टिस कराते हैं। तो पास पेपर से करानी ना, और किससे करानी है? फ्यूचर पेपर से करानी है क्या कि वो तो पास पेपर से प्रैक्टिस कराते हैं? या हो सकता है आपको कोई ये कहे कि ये टॉपिक शुरू में पढ़ा देते हैं, आखिर में पढ़ा देते हैं, शुरू में पढ़ाना चाहिए। तो जब आप ये चीजें सुनेंगे ना तो फिर आप रहेंगे कंफ्यूज्ड। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने जिस टीचर से भी पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट है, उन पे भरोसा करके बस चल लें साथ। सारे टीचर अच्छे होते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सिर्फ होता यह है कि कुछ बच्चों की फ्रिक्वेंसी किसी टीचर से मिल जाती है तो उनसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मेरे साथ ज्यादा लोगों की मिल जाती है, ज्यादा लोग पढ़ना शुरू कर देते होंगे, लेकिन सब अच्छे हैं, सब मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं भी उन सब में से एक हूं, मैंने भी जान मार के मेहनत ही करनी है, और मैं जो भी फैसले ले रहा हूंगा वो मैं आपकी उस वक्त की भलाई के हिसाब से ही ले रहा हूंगा। पहले यानी पिछले सेशन तक मैं ये करता था कि FAR1 और कॉस्ट चूंकि कॉमन बच्चे होते हैं और कॉस्ट शुरू में तकरीबन सब अच्छे चल जाते हैं, शुरू में FAR1 में शुरू में लोग डर जाते हैं। और वो मैंने FAR1 की क्लास में रीजन बताई थी कि बड़े बड़े सवाल इंट्रो में देखे नहीं होते, और जब बड़े सवाल देखते हैं तो घबरा जाते हैं। और वजह यह भी होती है कि उनको लगता है हमने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, और FAR1 में आके परेशान हो जाते हैं कि ये क्या, हमने तो कुछ और पढ़ा था। लेकिन कॉस्ट पता होता है, पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो उनका फिर एफर्ट लेवल भी डिफरेंट होता है। तो नॉर्मली कॉस्ट में शुरू में अच्छे चल जाते हैं, FAR1 में मुश्किल में चलते हैं। तो पिछले सेशन तक मैं ये करता रहा हूं कि FAR1 को शुरू में ही एक्स्ट्रा क्लासेस पे ले जाता था, कॉस्ट को फिर मैं जरा आखिर के करीब लेके जाता हूं। एक्स्ट्रा तो बेटे चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए मुझे कॉस्ट पढ़ाने के लिए। तकरीबन 115 लेक्चर चाहिए होते हैं, 100 नहीं, अगर इसी टाइम में पेपर देना है तो एक्स्ट्रा 115 नहीं, टोटल 115। बल्कि हाँ, एक बच्चे के मुझे किसी ने वो स्क्रीनशॉट भी दिए, मैंने वो खुद भी देखा। एक बच्चे ने शोर मचाया था कि सर को ना कम से कम 2 महीने पहले कोर्स खत्म कराना चाहिए था, कि 2 महीने पहले कोर्स खत्म होना चाहिए। तो अगर आप में से भी कोई बच्चा ऐसा है तो मैं आपको 2 महीने क्या 7 महीने पहले कोर्स खत्म करा दूंगा, फिक्र ना करें। 7 महीने पहले बस आपने पेपर देना है मार्च 25 में, फिर आपका कोर्स देखिएगा 7 महीने पहले खत्म हो गया होगा। आप 7 महीने फुल तैयारी करना। तो मुझे तकरीबन 115 क्लासेस चाहिए, और 2 ईदों की वजह से हमें इस सेशन में तकरीबन 20+ क्लासेस एक्स्ट्रा लगानी पड़ेंगी। पहले सेशन तक मैं ये करता था कि चूंकि मेजॉरिटी बच्चा FAR1 कॉस्ट कंबाइंड होता है, कॉमन होता है, तो मैं दोनों की एक्स्ट्रा क्लासेस चलाऊंगा तो फिर हशर हो जाता है। तो पहले मैं FAR1 को शुरू में खींचता था, कॉस्ट को आखिर में, और उसकी रीजन भी है, मेरे पास स्टिल रीजन मौजूद है। लेकिन इस सेशन में मैं थोड़ा सा शिफ्ट ऐसे कर रहा हूं, और आपको पहले ही दिन बता रहा हूं कि आपका जो मई का महीना है मेरे प्लान में, वो तकरीबन डबल गुजारना मैंने। मई तकरीबन डबल गुजारना मैंने। मई में आपको ऑलमोस्ट डबल पढ़ाना मैंने, यानी एक ये क्लास चल रही होगी, एक शाम में और चल रही होगी, ताकि ज्यादातर हम मई में जोर लगा लें। तो उससे फिर जून जुलाई निस्बतन कम होगा, फिर मैं जून जुलाई में FAR1 का जोर बढ़ाऊंगा। तो मई का महीना में काफी ओवर टाइम लगाऊंगा आपके साथ। तो हमें तकरीबन 20+ क्लासेस एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये सारी कहानी का एंड रिजल्ट ये है कि आप अगर मेरे पास आ गए हैं तो भरोसा करके चलते रहें। बुरा आदमी नहीं हूं मैं मेहनत से ही पढ़ाता हूं, खुलूस से पढ़ाता हूं, आपको भी मेहनत से ही पढ़ाऊंगा। हाँ, इंसान हूं, इसलिए मेरे हिसाब से जो मुझे बेहतर लगता है, हो सकता है आपको लगे नहीं इसकी जगह ऐसे हो जाता तो बेहतर था, तो आप पढ़ा लें आगे। अगर नहीं तो फिर पढ़ लें जैसे पढ़ा रहा हूं।
तो इसलिए अपने हिसाब से जो मुझे बेस्ट लगेगा, आप लोगों का बेस्ट, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाया करूंगा। तो बस आप कंपैरिजन के चक्कर में परेशान ना होना और इधर उधर की बातें एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना। अपने टीचर पे भरोसा करें और क्लास वर्क, होमवर्क सब साथ साथ चला लें। ये मैं आपको बता रहा हूं, कॉस्ट मुश्किल है, लेकिन शुरू में मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सबको साथ लेके चलूं। तो इसलिए शुरू में आसान टॉपिक से करता हूं, जिन पे टाइम थोड़ा सा ज्यादा भी लगता है, कि एक बार सब कॉन्फिडेंस से चल लें, वरना शुरू में मुश्किल करा दूंगा तो आधी क्लास तो वैसे छोड़ के चली जाएगी। तो मेरी कोशिश होती है कि चलो मैक्सिमम लोग चल लें साथ, फिर साथ चल लें तो आगे फिर स्पीड टेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप सब लोगों को मैंने देख के पढ़ाना है, मैंने इस क्लास से सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी लेना है और मैंने इस क्लास से मैक्सिमम लोग पास भी लेने हैं। तो इसलिए मैंने सबको सामने रख के चलाना होता है। तो मेरी जो भी पढ़ाने की स्ट्रेटेजी है वो आपके हिसाब से ही मैंने बनाई हुई है और आपके हिसाब से जहां मुझे जरूरत लगेगी मैं चेंज भी कर सकता हूं। लेकिन बस ये यकीन कर लें कि मैं एक अच्छा आदमी हूं और आपके लिए बेस्ट सोच के ही बेस्ट एफर्ट ही कर रहा हूंगा। तो बस मुझ पर भरोसा करके साथ चलते रहें। पढ़ाई के लिए लेक्चर नोट्स और पैक की बुक, ये जो पैक की बुक है ये मैंने लिखी हुई है और इसमें मैंने किया ये हुआ है कि वैसे तो सारा कुछ आपको लेक्चर नोट्स में बताऊंगा, उसमें से काफी कुछ मैंने इसमें भी लिखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ ये बुक मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, सबके लिए है। तो काफी कुछ यहां लिखा भी हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा फोकस है कि मैं 100% आपको पढ़ाने वाला लेक्चर नोट्स में बता रहा हूं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहां टाइम बचाने के लिए, जैसे अगर 15-20 एंट्रीज हैं किसी टॉपिक की, तो मैंने वो इसके अंदर लिखी हुई है, वो मैं आपको सामने स्क्रीन खोल के वो पेज खोल दूंगा, वो लिखवाऊंगा नहीं, वो मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज मैक्सिमम मैं आपको लेक्चर नोट्स में बताऊंगा और जो पास पेपर्स की प्रैक्टिस है वो पैक की बुक से। तो ये दो चीजें, ये आपका सारा स्टडी मटेरियल। किसी बच्चे को बहुत शौक होता है कि उसने आईकैप की बुक भी पढ़नी है, तो आपकी मर्जी है, मैं रिक्वायर नहीं कर रहा और ना ही मैं इससे कोई सवाल करा रहा हूंगा, क्योंकि फिर वही बात कि आपको मुझ पर भरोसा तो करना पड़ेगा। कुछ सोल्यूशन है आईकैप के जो गलत हैं और मैं उनको क्यों कह रहा हूं गलत है वो जब जब जरूरत आएगी तब तब बताऊंगा। तो इसलिए मैं ये रिक्वायर नहीं कर रहा। फिर भी किसी को बहुत शौक है पढ़ने का तो आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से ये दो चीजें हैं बस। इसके अलावा कोई नोट्स वगैरह नहीं है, यानी अलग से कोई फोटोकॉपी करके कुछ नहीं दूंगा, सारा कुछ पैक की बुक में मटेरियल है और मैंने रजिस्टर पे जो आपको लिखवाना है वो। और एक बार आपकी तादाद स्टेबल हो जाए, और 5 तारीख तो खैर दूर है, उससे पहले ही कोर्स प्लान भी आपको दिलवा दूंगा। जो पढ़ना वढ़ना तो किसी ने होता नहीं है, लेकिन खैर है, फॉर्मली आपको कोर्स प्लान तो दूं ना। तो पेपर स्ट्रक्चर भी अभी को खास फायदा नहीं है बताने का, वो जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे तब आ जाएगा सामने, अभी को खास फायदा नहीं है। अभी मेरी तरफ से ये वाली बात काफी है आपको बतानी। 100 नंबर का न्यूमेरिकल पेपर है, न्यूमेरिकल, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अंग्रेजी में भी पूछी जा सकती हैं, जिनमें से कुछ जस्ट कॉन्सेप्चुअल हैं, कुछ रट्टे वाली भी हैं, ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी हैं, यानी मुश्किल से कोई 5-10 मैक्सिमम 15 नंबर। ये रट्टे वाला सवाल हो सकता है, जो इनफैक्ट रट्टे वाला नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट है तो अपने पास से लिखना है, अदरवाइज ये प्योरली न्यूमेरिकल पेपर। अब आप बताएं कि इसमें आपने क्या पूछना है, फिर मैं इसको पढ़ाना शुरू करता हूं। आप स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या मेरी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड या और कोई फिक्र आपकी जो आपने पूछनी है पूछें। जी जी, किधर है, कौन है, कहां है? हाँ जी हाँ जी। पेपर पैटर्न R1 की तरह, मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी की बात कर रहे हैं? वो मैंने अभी कहा ना। अच्छा चलो यार बता ही देता हूं। 100 नंबर का पेपर है, 2 सेक्शन है, जरूरी नहीं है कि वो लाजमी 50 नंबर ही हों, लेकिन होते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है 15 से 20 मार्क्स, बिल्कुल FAR1 जैसा ही है। और इसमें होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, और शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है 10 नंबर तक। और इसमें MCQs नहीं होते, MCQs नहीं होते, बस 2 सेक्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और वो ऑफिशियली अप्रोच यही है कि अगर कोई 1-2 सवाल बहुत मुश्किल हैं तो फिर 1-2 सवाल बहुत आसान भी होंगे, क्योंकि
टोटल एवरेज पेपर बनाया जाता है, यानी एग्जामिनेशन की अप्रोच ये है कि एवरेज बच्चा पास हो सकता हो, एवरेज। तो इसलिए पेपर ऐसे बनाया जाता है कि ज्यादातर क्वेश्चन एवरेज होते हैं, अगर कोई बहुत मुश्किल है तो कोई बहुत आसान भी होते हैं। तो वो जज्बाती बच्चे जो मुश्किल क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं और वहीं हिम्मत हार जाते हैं, तो वो आसान क्वेश्चंस की तरफ देखते ही नहीं, वरना मुश्किल क्वेश्चन होते हैं तो आसान भी होते हैं, और एवरेज बच्चे के पास होने के लिए पेपर सेट किया होता है। पिछली अटेम्प्ट बहरहाल कुछ एक्सेप्शनल थी, अदरवाइज ऑफिशियली ये पेपर एवरेज बच्चों के लिए ही सेट किया जाता है। लेकिन वो बच्चे जो नर्व्स काबू भी रखें, जो घबरा जाएंगे तो वो तो आसान सवाल भी बर्बाद करेंगे। तो ये पेपर पैटर्न हो गया। और कोई सवाल मेरी स्ट्रेटजी से रिलेटेड, मेरे से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई की फिक्रें, कोई और सवाल? कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी, बाकियों से भी पूछ रहा ना, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? अच्छा चलें फिर। ये बुक के हवाले से वैसे तो आप इस बात को हंसी में उड़ा देंगे, लेकिन मेरा काम फिर भी ये खास तौर पे ऑनलाइन वाले बच्चों को समझाना है। ये जो किताबें आपको कॉलेजेस की तरफ से मिलती हैं, यानी आप खरीदते हैं, हो सकता है आपके लिए एक बेकार बात हो और आप इस बात को कोई लिफ्ट ना करें, लेकिन मेरा काम फिर भी आपको समझाना है। ये जो कॉलेज है ना, सारे, पैक की बात नहीं कर रहा, सारे कॉलेजेस ये बिजनेस है। किसी के बाहर लिखा है ट्रस्ट है, खैराती, वक्फ, लिखा है ऐसा कहीं? ये सारे बिजनेसेस हैं। और आप लोग सीए क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हो भाई? पैसा कमाना है ना। तो आप हलाल काम, चाहे वो बिजनेस हो चाहे मुलाजमत हो, और उससे अर्न करना तो बिल्कुल सही है, तभी तो इकोनॉमिक सिस्टम चलेगा, वरना तो सिस्टम नहीं चलेगा, वरना तो चोरी डकैती होगी। तो कॉलेजेस बहरहाल एक बिजनेस है। इसलिए आप जब ग्रुप्स के अंदर या अपनी खुद की सोचों के अंदर ये सोच लेके चलेंगे ना कि कॉलेज वाले फीस क्यों ले रहे हैं, और ये क्या बात है फीस ले रहे हैं, और मैं तो बेचारा मैं यतीम था तो मुझे तो उनको फीस क्यों ले ली, तो इस तरह की सोचें जो है ना वो आपको ही मुश्किल में डालेंगी। और आप जिन कॉलेज से पढ़ते हैं, क्योंकि सारे बच्चे कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होते, एक पेपर यहां पढ़ेंगे एक पेपर कहीं पढ़ेंगे, तो कॉलेज के बारे में ना आप लोग अपनी सोचों में नेगेटिविटी भर लेंगे। और ये एक पक्की पक्की बात बता रहा हूं कि इंसान को जहां से फायदा मिलता है, अगर इंसान उसका अदब नहीं करता ना, अदब, तो खैर नहीं होती उसमें। जैसे आप बेशक ये कहें कि कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं तो क्या फीस दे रहे हैं, आप बेटे जो इससे हासिल कर रहे हैं ना वो 20,000 का नहीं है। जो आपको इस कॉलेज में पढ़ने के बाद सारी जिंदगी तक फायदा देगा, उसकी फीस 20,000 है ही नहीं, वो तो कीमत ही नहीं लगा सकते आप। तो इसलिए आपको जहां से भी फायदा मिलता है, जब तक आप उस इदारे की अदब नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, खैरें नहीं मिलेंगी। तो अपने कॉलेज, जिस कॉलेज में भी पढ़ते हैं, तो उस कॉलेज के बारे में ना अच्छा सोचें, ना बुरा सोचें, और ना फजूल किस्म के कमेंट्स मार्केट में फैलाएं। दूसरी बात कि ये जो किताबें आप तक पहुंचती हैं, ये कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। यानी अब देखो, कॉलेज एक बिजनेस है ना, तो कॉलेज की मेन अर्निंग क्या है? फीस है, मेन अर्निंग यही है। ये जो बुक्स होती हैं, ये जो आप लोग बुक्स खरीदते हैं, ये कॉलेज की ना मेन फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं होती। ये मुश्किल से बस खर्चे पूरे करते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर किताब आप तक पहुंच रही है तो उसके पीछे बहरहाल एक निजाम चल रहा है। ये किताब कोई प्रिंट भी करता होगा, तो वो कॉलेज का तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं होगा, किसी को सर्विस देते होंगे, उनको ये काम देते होंगे, पैसे देके बुक प्रिंट करवा लेते होंगे। अच्छा, वो जो प्रिंटिंग प्रेस होगा वहां लोग काम करते होंगे, नौकरी करते होंगे, वो भी कोई बिजनेस होगा जहां बहुत सारे लोगों की नौकरी लगी होगी, रोजगार जुड़ा होगा, और उन्हीं में से शायद किसी के बच्चे आप हैं। वो एक पूरा निजाम चल रहा है। जब किताब प्रिंट करके स्टूडेंट्स को सेल की जाती है ना, तो इसके पीछे वो पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है जिससे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। या तो कॉलेज वाले आपको ये कहकर किताब बेचे कि यूएसबी लाना, किताब की सॉफ्ट कॉपी ले लेना, या आपको ये सर्विस बेची जाए अलग से कि ऑनलाइन बुक्स भी सेल होती हैं, फिर तो चलो वो एक सेल है। लेकिन जब आपको हार्ड कॉपी की बुक बेची जाती है, तो आप बच्चे क्या करते हैं, खिदमत खल्क समझ के कि कोई वेला बंदा बैठता है, वो सारी बुक की पिक्चर्स खींचता है,
उसको वो पीडीएफ में डालता है और कौम की खिदमत के जज्बे के तहत वो बच्चों में वो पीडीएफ फैला देता है। आपको लगता है शायद ये कौम की खिदमत है, जबकि टेक्निकली ये चोरी और डाका है। अब आप इसके ऊपर अगर मुझे ये जवाब देंगे कि फलाना भी तो चोर है, तो कर लो फिर चोरियां, फिर तो कर लें चोरियां। मैं तो आपको आपसे रेलिवेंट बातें बता रहा हूं। तो ये जो किताबें होती हैं ना बेटे, इसके पीछे जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी जुड़ी होती है। वो ये किताबें बनाते हैं, पहले उनका खर्चा आता है, फिर बेचते हैं तो उनको रिकवरी शुरू होती है। अगर आप ये किताबें फिजिकली खरीदना छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि किसी नेक दिल इंसान ने किताब का पीडीएफ बनाया और आवाम से शेयर कर लिया, तो फिर प्रिंटिंग प्रेस ये किताबें छापना छोड़ देगा। प्रिंटिंग प्रेस को कोई फायदा नहीं होगा किताबें छापने में, और आपको एज अ स्टूडेंट जो किताब से फायदा मिलता था वो फायदे खत्म हो जाएंगे, फिर किताबें बंद हो जाएंगी। और फिर क्या होगा मैक्सिमम के जैसे प्रैक्टिस तो करानी है, तो फिर आपको कहा जाएगा अच्छा भाई ये नोट्स हैं, ये कॉपियर के पास रखे हुए, तो जिसको चाहिए फोटोकॉपी करा लेना। फिर बेटे ये होना शुरू हो जाएगा। तो अगर सीए के टीचर्स ने मेहनत करके, बहुत मेहनत इन्वॉल्व होती है, बहुत शदीद मेहनत इन्वॉल्व होती है। अगर आप किसी सीए के टीचर के साथ फैमिली टर्म्स हैं, आप घरों के हालात जानते हैं, तो बहुत सैक्रिफाइसेस हैं घर वालों की। ये सीए के टीचर जितने आपको मार्केट में नजर आ रहे हैं ना, बहुत जान मारते हैं लोग, बहुत ज्यादा मेहनत होती है इसके पीछे। तो ये फिर मेहनत करके आप तक किताब पहुंचती है कि आपका फायदा हो। मैं बता रहा हूं कॉलेज की खास फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है किताबें बेचना, ये आपके भले के लिए होता है, अपने स्टूडेंट्स की सपोर्ट के लिए होता है। तो अगर आप लोग इसको खिदमत खल्क समझ के वो पीडीएफ बनी हुई किताबें ग्रुप्स में शेयर करेंगे, तो किताबों की सेल नेचुरली कम होगी ना। जब कम होगी तो प्रिंटिंग वाले इसको छापना बंद कर देंगे, और जब वो छापना बंद कर देंगे तो किताबें बंद हो जाएंगी, और जो उम्मत का फायदा हो रहा था वो रह जाएगा। तो इसलिए 1200-1300 रुपए के पीछे आप कितने की किताब है? 1300 की। अगर कॉलेज से लें तो, और अगर घर डिलीवर कराएं तो शायद 200-300 ज्यादा है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो 200-300 का शायद फर्क है कि घर डिलीवर करानी तो रेट और है, जहां से लेना है तो और है। तो 1300-1400-1500 के पीछे आप ना इस पूरी एक्टिविटी को बर्बाद ना कराना। तो ये मेरी नसीहत है। अगर आपने इसको मजाक में लेके इग्नोर करना है तो कर दें, आपकी मर्जी है। मेरी नसीहत आपके लिए यही है कि इस एक्टिविटी को फ्लॉप करा के आपका अपना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस ये किताबें छापना बंद कर देंगे। जब उनको फायदा ही नहीं है तो वो क्यों करेंगे भाई? तो फिर ये किताबें बनना बंद हो जाएंगी और आपका होगा नुकसान। तो इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज को ना इनकरेज ना किया करें। तो आपने किताब और लेक्चर नोट्स इन दोनों को फोकस करना है, और ये है मेरी तरफ से सारी की सारी कॉस्ट। अब आपको जो बुक का हिस्सा है चैप्टर्स, वो ऑफिशियली तो जिस दिन मैं चैप्टर 1 शुरू करूंगा आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको जो पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, तकरीबन कोई 3-4 क्लासें लिया करता हूं मैं इनको कह रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये मेरी बुक के हिसाब से कोई चैप्टर नहीं है, ये बस इस पेपर के काबिल होने के लिए कुछ कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। कॉस्ट के चैप्टर में जो कैलकुलेशंस काम आनी है, जो कॉन्सेप्ट्स काम आने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ तकरीबन 3-4 दिन इस पे लगा के, तो फिर मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगा। बिजनेस की जिंदगी का मकसद है प्रॉफिट कमाना, और बिजनेस या तो ट्रेडिंग कर रहा होता है, या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है, या सर्विसेज दे रहा होता है। कॉस्ट के पेपर में हमारा ज्यादा फोकस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे होगा। इस पेपर का जो मेन फोकस है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है? प्रोडक्ट बनाकर बेचता है। ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है? गुड्स खरीद के बेचता है।
ट्रेडिंग बिजनेस गुड्स खरीदता है और यही आगे सेल कर देता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है, गुड्स जो बेचता है, ये गुड्स उसके पास आती कहां से हैं? वो गुड्स प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे अगर ये जूते बना के बेचता है तो जूते किससे बनते होंगे? चमड़े से। चमड़ा कहां से आता होगा? चमड़ा अच्छा ठीक है, जानवर से ही आता है। इस बिजनेस के पास कहां से आता है? वो चमड़ा फिर खरीदता होगा। या इसी तरह से अगर कोई बिजनेस है वो कपड़ा बनाता है, मतलब कपड़ा बना के वीव करके बेचता है, तो वो धागे से बनाता होगा, तो धागा खरीदता होगा। अगर कोई बिजनेस फर्नीचर बेचता है तो उस फर्नीचर के लिए लकड़ी या मेटल वो खरीदता होगा, तो वो किसी ना किसी शक्ल में कोई चीज खरीदता है जिसको कहते हैं मटेरियल। उस मटेरियल को वो कन्वर्ट करता है, बदल देता है गुड्स में, और गुड्स बेचता है। तो ये मटेरियल इसके पास कहां से आएगा? खरीदेगा। तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या कर रहा है? वो गुड्स ही खरीदता है और गुड्स ही आगे बेचता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करेगा? गुड्स बेचेगा, लेकिन गुड्स इसके पास कहां से आएंगी? मटेरियल खरीदेगा, उस मटेरियल से गुड्स प्रोड्यूस करेगा और फिर गुड्स बेचेगा। अब इन दोनों बिजनेसेस में बहुत सारे खर्चे इन्वॉल्व हैं। जब ये बिजनेस, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस है चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, खर्चे कर रहा है और मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो ये बिजनेस प्रॉफिट तभी कमा सकेगा जब इसको अपने सारे खर्चों की डिटेल पता हो। उन खर्चों की डिटेल पता होगी तो कंट्रोल करना चाहेगा तो करेगा। अगर उस बिजनेस को यही नहीं पता कि एक जूता बनाने में कितने रुपए का चमड़ा लगता है, तो फिर वो जूते की सेल प्राइस कैसे रखेगा? तो उसको ये सारे खर्चे कैलकुलेट, रिकॉर्ड, कंट्रोल, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। और ये सारा कुछ आप सीएमए में सीखेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत कुछ है इसमें, लेकिन टू स्टार्ट विद, चाहे बिजनेस ट्रेडिंग है चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग बिजनेस गुड्स खरीद के बेच रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मटेरियल खरीदता है, उससे गुड्स बनाता है और गुड्स बेचता है। ये दोनों बिजनेसेस बहुत सारे खर्चे करते हैं। अच्छा, ये भी खर्चे करता होगा, लेकिन इसमें कोई खास खर्चे हैं नहीं, तो इसलिए कॉस्ट में इस पे कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं है। मेरे ख्याल में शायद कोई भी नहीं, मतलब शायद कोई सवाल भी हमें सर्विसेज का ना मिले। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है लेकिन कुछ ट्रेडिंग भी है। तो चाहे ट्रेडिंग बिजनेस है चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ये सारे के सारे बिजनेसेस खर्चे किया करते हैं। इनको, उन खर्चों को रिकॉर्ड करना, उनको अच्छी तरह डिटेल से कैलकुलेट करना जरूरी है, तभी कंट्रोल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अब मैं आपको पढ़ाने ये लगा हूं कि ये बिजनेसेस जितने भी खर्चे करते हैं वो किन किन टाइप्स के हो सकते हैं, ये बताने लगा। यहां तक ये जो भी बताया, इस पे कोई सवाल है जी? आप यहां कॉलेज में पढ़ने आए हैं और बिजनेस, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी ऐसी दुकान पे जाते, जैसे चलो बाल कटवाने चले गए, छोटी सी दुकान है और वही जो बार्बर है, नाई है, वो एक ही बंदा होता है दुकान पे। अब दुकान खोलनी भी उसी ने है, सफाई भी उसी ने करनी है, कस्टमर को सर्विस भी वही देगा, पैसे भी वही रिसीव करके जेब में रखेगा, चेंज नहीं है तो साथ वाली दुकान से दौड़ के चेंज भी वही लाके देगा, बिजली खराब हुई है तो वो भी वही ठीक करेगा। छोटा बिजनेस है ना, एक बंदा सारे काम कर रहा है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाएगी तो काम अच्छे तरीके से करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे। जैसे आप जब यहां कॉलेज में आए हैं तो फीस मुझे दिया, मैंने लिया पैसे किसी से? नहीं। अच्छा, फीस वो गार्ड को दिए वहां जो गेट पे? नहीं। अलग से एक कैश ऑफिस है, उनका काम ही यही है, तो कैश ट्रांजैक्शंस के लिए एक डिपार्टमेंट अलग बना दिया। फिर आपको घेरने वाले लोग और थे, वो डिपार्टमेंट और है। फिर अगर आप
यहां बैठकर पढ़ते होंगे, यानी वो लाइब्रेरी है, वो डिपार्टमेंट अलग है। फिर आप अगर कोई पेपर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं, उन मसलों को हल करने के लिए, हैंडल करने के लिए आईटी डिपार्टमेंट अलग होगा, टीएज का डिपार्टमेंट अलग होगा। तो बिजनेसेस अपना काम अच्छे मैनेज कर सकें, इसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। हो सकता है एक प्रोडक्शन फंक्शन है, डिपार्टमेंट है, एक एचआर हो सकता है, एचआर ह्यूमन रिसोर्स, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, मार्केटिंग फंक्शन हो सकता है, एडमिन हो सकता है, आईटी हो सकता है, हम लोग हो सकते हैं अकाउंट्स वाले, फिर कुछ जगह पर फाइनेंस अलग होता है। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस में, जो सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं। तो बिजनेस में ये सारे काम हो रहे हैं, इनमें खर्चे भी हो रहे होंगे, एक परचेज डिपार्टमेंट भी होता है, प्रोक्योरमेंट। ये सब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, जो अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। इन सब जगह पर हो रहे हैं खर्चे। ये वाला काम नॉर्मली इस बिल्डिंग में नहीं होता। अगर ये सब एक बिल्डिंग है, ये अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग फ्लोर हैं, ये वाला काम नॉर्मली इस बिल्डिंग में नहीं होता। इसके लिए शहर से दूर एक बिल्डिंग ली होती है, क्या कहते हैं उसको, फैक्ट्री। तो ये वाला जो काम है ना, ये फैक्ट्री में हो रहा होता है। इस अलग बिल्डिंग की जिंदगी का मकसद गुड्स प्रोड्यूस करना। तो एक बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं जो अपना काम कर रहे हैं। एक प्रोडक्शन फंक्शन है जो अलग से बिल्डिंग फैक्ट्री में परफॉर्म हो रहा होता है। यानी ये जो मैंने काम बताया, ये कहां हो रहा है, ये फैक्ट्री के अंदर हो रहा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ये कि बिजनेस जो खर्चे कर रहा है, उनको बड़े बूढ़ों ने कुछ टाइप्स में बांटा हुआ। उन टाइप्स का आपको क्या फायदा है, कॉस्ट में उसका क्या इस्तेमाल होगा, पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। जैसे ये स्टूडेंट्स यहां बैठे हुए हैं, इसी क्लास में, ये अगर इन 200 लोगों की बात कर रहा हूं, इन्हीं लोगों को अगर बांटना हो ज्योग्राफिकल लोकेशन की बेस पे, तो हो सकता है शहरों की बेस पे आप में से 10 टाइप्स के स्टूडेंट्स बन जाएं। फिर किसी और वजह से इन्हीं लोगों को बांटना हो जेंडर की बेस पे, तो इन्हीं लोगों में से मोस्ट प्रॉब्ली 2 ही होंगे ना, 2 ही होंगे, तो इन्हीं लोगों में से 2 टाइप्स बन जाएंगी। अच्छा, वो जो पहले 10 टाइप्स बनाई थी वो और बच्चे थे, और अब जेंडर की बेस पे 2 टाइप्स और बच्चे, वही बच्चे हैं। उन्हीं बच्चों को किसी वजह से अगर किसी एक तर्ज से क्लासिफाई कर रहे हैं तो और टाइप्स हैं, इन्हीं लोगों को किसी और एतबार से बांट रहे हैं तो और टाइप्स हैं। तो बिजनेस में होने वाले खर्चे मुख्तलिफ एतबार से अगर बांटे जाएं तो इसको कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स। तो इस सारी कहानी को मैं जो एंड जहां तक ला रहा था वो ये है कि एक बिजनेस में होने वाले खर्चे कॉस्ट के मुख्तलिफ चैप्टर्स में काम आएंगे, इसलिए मैं आपको इनकी मुख्तलिफ टाइप्स बताऊंगा, और वो टाइप्स किसी ना किसी एतबार से होंगी। कल ही बताऊंगा, लेकिन ये टाइप्स किसी ना किसी एतबार से होंगी। इसमें सिर्फ अब हेडिंग चूंकि दी है, इतना बता देता हूं कि जब हम यहां पर वर्ड, यहां इधर कॉस्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इससे मुराद एक्सपेंसेस है, वरना तो कॉस्ट बिल्डिंग की भी कॉस्ट होती है, गाड़ी की भी कॉस्ट ही होती है। इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़े हुए लोग हैं ना, तो गाड़ी खरीदने की भी तो कॉस्ट है, वो नहीं पढ़ रहे इधर हम। एक्सपेंसेस को मैं कॉस्ट कह रहा हूं, यानी इस बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, हम उनको कॉस्ट कह के उनकी टाइप्स पढ़ रहे हैं जी। बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं बढ़ा रहा यहां पर, फर्नीचर की कॉस्ट नहीं हो रही, रिपेयर की बात हो रही है, सैलरीज की बात हो रही है। तो हम जब अभी पढ़ने लगे हैं कि कॉस्ट कितनी तरह की होती हैं, तो यहां पर कॉस्ट से मुराद एक्सपेंसेस हैं। तो इनकी टाइप्स क्या क्या हैं, कितनी तरह की कॉस्ट होती हैं, यहां से इंशाल्लाह फिर मैं कल शुरू करता हूं बात। चल ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।